नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है अब नॉर्मल वाइटल्स का, वो होता है हाइपरथर्मिया का केस, जो ज़्यादातर हमारे पास गर्मियों में रिपोर्ट होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है या 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो हम उसको लेबल कर देते हैं दिस इज़ हाइपरथर्मिया। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट इंजरी और हीट स्ट्रोक, ये 4 टर्म्स हैं। हीट क्रैम्प्स किसी भी एक्सर्शनल मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हीट क्रैम्प्स होते हैं, मसल पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप अगर एक्सेसिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी वजह से। फिर आ जाती है हीट एग्जॉशन, ये तब होती है जब हमारा कार्डिक आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारी जो पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है ना। अब होता यह है कि गर्मियों में हमारे पेरिफेरल बॉडी पे जो वेसल्स होती हैं वो वेज़ोडाइलेट हो जाती हैं ताकि हीट को डिसिपेट कर सके। ठीक है, अब इतना कार्डिक आउटपुट होगा ताकि उन वेज़ोडाइलेशन जो हुई है उन वेसल्स में ब्लड उतना पुट हो सके। ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो कौन सा केस हो जाएगा, हीट एग्जॉशन का। इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है बॉडी का। इसमें पेशेंट जो हमारे पास प्रेज़ेंट करता है उसको नौज़िया, वॉमिटिंग और फटीग भी हुआ होता है। इसके अलावा टैकीकार्डिया और बीपी उसका लो होगा। ठीक है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट्स लो है ना हमारे पास, मतलब जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से उस टाइम वो लो होगा। ठीक है, फिर आ जाती है हीट इंजरी, जब कोई भी ऑर्गन बॉडी का स्टॉप कर दे वर्किंग। ठीक है, कि हीट इंजरी की वजह से, ठीक है, कोई हीट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का, लेकिन सीएनएस इफेक्ट ना हो। बाकी कोई भी ऑर्गन हो सकता है, लंग्स, किडनीज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीएनएस ना हो तो इसको हम कहते हैं हीट इंजरी। लेकिन अगर सीएनएस इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट का टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट ड्राउजी होता है, उसका बिहेवियर और जो होता है ना वो कॉग्निशन स्टेट जो होती है वो सही नहीं होती, या फिर वो कोमाटोज स्टेट में भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर एट फील्ड किसी को भी हीट स्ट्रोक या फिर कोई हाइपरथर्मिया का केस है तो सबसे पहले आपने उस जगह पर उस पेशेंट के साथ क्या करना है, सरफेस कूलिंग करनी है। ठीक है, उसको जो है क्लोथ्स रिमूव करने के बाद उसको ठंडे पानी में, ठीक है, ठंडे पानी में लिटा देना है गर्दन तक उसको। ठीक है, उसको नहलाना है। ठीक है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है। ठीक है, और कूल एयर फैंस जो एयर कूलर्स होते हैं उनके सामने उसको बिठाना है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। फिर जब तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक हम इन स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हैं। जैसे फिर हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो हॉस्पिटल में हम क्या कर सकते हैं, कूल्ड क्रिस्टलॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, कूल आईवी फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह। लेकिन ये सब करने के बाद पेशेंट को कुछ दिनों के लिए हमने ऑर्गन मैनेजमेंट के लिए भी हमने पेशेंट को एडमिट रखना है ताकि उसका जो हाई टेम्परेचर अगर किसी ऑर्गन को डैमेज हुआ है तो वो मॉनिटर कर सकें। तो उसके लिए हम ग्लूकोज, क्रिएटिन काइनेज, इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं ताकि ऑर्गन डैमेज को देख सके, मॉनिटर कर सके। तब तक हम पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं। टारगेट टेम्परेचर जो हम इसमें रखते हैं कि हाइपरथर्मिया का पेशेंट है तो हमने उसको कब तक जो है उसका टेम्परेचर लो करते रहना है जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं आ जाता।